बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम MGT 501 का लेक्चर नंबर 28 करेंगे। सबसे पहले है पे इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय वर्थ बाय एम्प्लॉयर। जो अपने एम्प्लॉय को एक वर्थ देता है उसको पे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिवार्ड्स आर यूज्ड एज अ बेसिक मोटिवेशनल टूल। या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बेसिक मोटिवेशनल टूल कौन सा है, तो वो रिवॉर्ड है। उसके बाद जॉब प्राइसिंग मीन्स प्लेसिंग अ डॉलर वैल्यू ऑन द वर्थ ऑफ अ जॉब। तो इसे कुछ बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है पे ग्रेड्स। पे ग्रेड्स क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस को बाय प्रोवाइडिंग अ फिक्स फ्रेमवर्क ऑफ सैलरी रेंज। उसके बाद है वेज कर्व क्या करता है, डिस्प्ले द करंट पे रेट्स फॉर अ वेरियस जॉब विद इन अ पे ग्रेड इन रिलेशन टू द कंपनी रैंकिंग। उसके बाद पे रेंज है। पे रेंज में क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम पे रेट को हम जो है वो सेट करते हैं। उसके बाद है ब्रॉड बैंडिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत सारे पे ग्रेड्स को कोलैप्स किया जाता है। फिर सिंगल रेटिंग सिस्टम है। व्हेन सिंगल रेटिंग्स आर यूज्ड एवरीवन इन द सेम जॉब विल रिसीव द सेम पे। उसके बाद आगे इसका एक लास्ट पॉइंट है कि एडजस्टिंग पे रेट्स। इसमें क्या होता है कि जो है वो व्हेन अ पे रेंज हैव बीन डिटरमाइंड एंड जॉब्स असाइंड टू पे ग्रेड्स इट बिकम ऑब्वियस दैट सम जॉब्स आर ओवर पेड एंड सम आर अंडर पेड। यानी कि कुछ जॉब्स में ज़्यादा पे होती है और कुछ को कम पे किया जाता है, तो ये भी एडजस्टिंग पे रेट के अंदर आ जाता है। उसके बाद है कंपनसेशन के बारे में हम बात करते हैं। कंपनसेशन होता क्या है? कंपनसेशन वो टोटल रिवार्ड है जो कोई किसी भी एम्प्लॉय को मिलता है उसकी सर्विस के बदले में। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय को अपने काम के बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है सारा, उसको हम कंपनसेशन कहते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन भी है। उसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ अ पे दैट अ पर्सन रिसीव इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, जिसमें आप उसको पे देते हैं, चाहे वो वेजेस की सूरत में हो, सैलरीज हो, बोनस हो या कमीशन हो। उसके बाद इनडायरेक्ट में क्या आता है, वो रिवॉर्ड्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। और नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन वो होती है जिसमें आप उसको और सारे बेनिफिट्स देते हैं, जैसे उसको हेल्थ केयर बेनिफिट्स देते हैं और बाकी सारे बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को देते हैं, वो नॉन फाइनेंशियल कंपनसेशन में आ जाते हैं। उसके बाद इक्विटी है। फाइनेंशियल कंपनसेशन में क्या होती है कि आप अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को बराबर रखें, तमाम वर्कर्स को इक्वल रखें, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट जो है करना, वो इक्विटी होती है। और कंपनसेशन मस्ट बी फेयर। सो ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपनसेशन को कैसा होना चाहिए, तो कंपनसेशन को फेयर होना चाहिए। एक्सटर्नल इक्विटी क्या होती है? एक्सटर्नल इक्विटी ये होती है कि अपफ्रेम के अंदर जो एम्प्लॉय है उसकी जो पे है वो उसको आप वर्कर की पे से कंपेयर करते हैं, तो वो एक्सटर्नल इक्विटी होती है जो वर्कर्स आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। और एम्प्लॉय जो है वो लाइक थोड़ी हायर पोस्ट पर होते हैं, तो आप उनको ज़रा दोनों को जब आप एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं तो वो एक्सटर्नल इक्विटी आ जाती है। इंटरनल इक्विटी क्या होती है कि आप एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो आप जो है वो कंपेरिजन करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो इंटरनल इक्विटी आ जाती है। जब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आएगा तो इसका मतलब है कि वो इंटरनल इक्विटी है। उसके बाद है एम्प्लॉय इक्विटी। एम्प्लॉय इक्विटी क्या होती है, जब दूसरे एम्प्लॉयज़ को आप डिफ़र करते हैं, कुछ एम्प्लॉय की पे हाई होती है, कुछ की कम होती है, तो ये एम्प्लॉय इक्विटी आ जाती है। टीम इक्विटी में क्या है, अचीव एंड मोर प्रोडक्टिव टीम्स आर रिवॉर्डेड मोर देन लेस प्रोडक्टिव टीम। उसके बाद है हमारे पास ये व्हाट आर द फैक्टर्स विच इम्पैक्ट जॉब प्राइसिंग पे कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पर 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब प्राइसिंग पर इफेक्ट करते हैं। तो पहला है ऑर्गेनाइजेशन है, फिर लेबर मार्केट है, फिर जॉब है और फिर एम्प्लॉय है। दीज ऑल हैव इम्पैक्ट ऑन अ जॉब प्राइसिंग पर ये चारों फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कंपनसेशन की कुछ पॉलिसीज़ देखते हैं। पे लीडर्स है कि आप हायर पे वेजेस दें उस सैलरीज को, अपनी कंपटीटिव फ्रेम्स के निस्बत आप उनको ज़्यादा पे करें। उसके बाद है मार्केटिंग रेट और गोइंग रेट, एवरेज पे दैट मोस्ट एम्प्लॉय प्रोवाइड फॉर द सेम जॉब इन द पर्टिकुलर एरिया और इंडस्ट्री। उसके बाद पे फॉलोअर है, कंपनी चूज़ टू बिलो मार्केट से आप उसको बिलो पे कर रहे हैं, तो फिर वो आ जाता है पे फॉलोअर्स के अंदर। सो कंपनी की अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उनके एम्प्लॉयज़ को कम पे करते हैं, तो वो पे फॉलोअर्स हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ भी कंपनसेशन के बारे में मुख्तलिफ होती हैं। उसके बाद है एबिलिटी टू पे, कि कंपनी की ये एबिलिटी है कि वो पे कर सकती है या नहीं। सो उसकी फाइनेंशियल सक्सेसफुल फ्रेम टेंड टू प्रोवाइड हायर देन एवरेज कंपनसेशन। अगर कंपनी जो है वो सक्सेसफुल है, एक फ्रेम एक सक्सेसफुल है फाइनेंशियल तौर पर, तो वो दूसरे अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा पे कर सकती है एज़ कम्पेयर टू दोज जिनकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। उसके बाद कंपनसेशन के लिए कुछ सर्वे भी किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनसेशन के लिए। उसके बाद है बेंचमार्क जॉब में क्या होता है, अ जॉब दैट इज़ वेल नोन इन अ कंपनी एंड इंडस्ट्री, वन दैट रिप्रेजेंट द इंटायर जॉब स्ट्रक्चर एंड वन इन विच अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अ वर्कर इज एम्प्लॉयड। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर यूनियन। सो ये पॉइंट सिर्फ याद रखने के, इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था तो वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। व्हेन एन यूनियन एम्फसाइज कॉस्ट ऑफ लिविंग मैनेजमेंट में बी प्रेशराइज्ड
टू इंक्लूड अ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जिसे कोला भी कहते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे MCQs में पूछी जा सकती है कि कोला की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। उसके बाद है हमारे पास सोसाइटी, इकॉनमी और लेजिस्लेशन। सो ये पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इनकी डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डिटेल इस लेक्चर में तो नहीं है, आगे के लेक्चर्स में इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो जॉब एनालिसिस क्या होता है कि आप एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये, जिसमें आप डिटरमाइन करते हैं कि स्किल और नॉलेज क्या क्या चाहिए आपके एम्प्लॉय को एक अच्छी जॉब परफॉर्म करने के लिए। और जॉब एवोल्यूशन भी है, पार्ट ऑफ अ कंपनसेशन सिस्टम का ये एक पार्ट होता है। सो इन दोनों के बारे में भी यहाँ पर इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन अगले लेक्चर्स में इनके बारे में डिटेल है। उसके बाद है परफॉर्मेंस की बेस पर जब हम अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं। सबसे पहले है मेरिट बेस। मेरिट बेस है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस की बेस पर अगर आप अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं तो वो मेरिट बेस है। उसके बाद बोनस है। बोनस होता है, आपको पता है कि एक्स्ट्रा पे होती है। वन टाइम रिवॉर्ड, अगर आप अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को वन टाइम रिवॉर्ड देते हैं तो वो बोनस है। स्किल बेस्ड पे, अगर किसी एम्प्लॉय की स्किल अच्छी है, कोई वर्कर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी स्किल बहुत अच्छी है, तो उसकी बेस पर भी आप उसे पे कर सकते हैं। कंपेटेंसी बेस पे होती है कंपनसेशन प्लान दैट रिवॉर्ड एम्प्लॉय डेमोस्ट्रेट एक्सपर्टीज़। अगर वो बहुत एक्सपीरियंस है तो उसकी एक्सपीरियंस की बेस पर भी आप उसको बहुत अच्छा पे कर सकते हैं। उसके बाद सीनियरिटी क्या है। सीनियरिटी में क्या, एक लेंथ ऑफ अ टाइम एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गुजारता है, उसको फिर हम उसको रेफर एज अ सीनियरिटी उसको रेफर करते हैं। फिर एक्सपीरियंस है। मेंबरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। पोटेंशियल इन्फ्लुएंस, लक, स्पेशल एम्प्लॉय क्लास, ये सारे पॉइंट्स इसी के हैं। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन, डिटरमाइनिंग एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन। इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। यहाँ पर ये बेसिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिव कंपनसेशन के कितने बेसिक एलिमेंट हैं, तो इसके 5 बेसिक एलिमेंट हैं। सबसे पहले है बेस सैलरी, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव और बोनस, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स एंड कैपिटल अप्रिसिएशन प्लान्स, एग्जीक्यूटिव बेनिफिट्स और प्रीरेक्विजिट्स। बेस सैलरी क्या होती है, जो सैलरी आप अपने एम्प्लॉय को देते हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स भी आप देते हैं, अपने एम्प्लॉय को बोनस भी देते हैं, वो सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। फिर इसके अलावा लॉन्ग टर्म इंसेंटिव भी उनको मिलते हैं, कैपिटल भी मिलते हैं। ये सारे जो है वो एक आपके एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रोवाइड करती है। उसके बाद यहाँ पर कंपनसेशन फॉर प्रोफेशनल क्या है, नॉलेज दे ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे जितने भी प्रोफेशनल जॉब्स होते हैं वो अपनी प्राइमरी नॉलेज को जो है वो कंपनी के अंदर ब्रिंग करते हैं, लाते हैं। मैनी प्रोफेशनल एम्प्लॉय इवेंचुअली बिकम मैनेजर। बहुत सारे प्रोफेशनल एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो बाद में मैनेजर भी बन जाते हैं, उनकी प्रमोशन हो जाता है और उनको फिर हायर पोस्ट मिल जाती है एज अ मैनेजर, वो भी काम करते हैं असिस्ट कंपनी के अंदर। तो वो सबसे पहले तो प्रोफेशनल होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद उनको मैनेजर की पोस्ट पर हायर कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सेल्स कंपनसेशन। इसमें क्या होता है कि सेल पर्सन जो होता है उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है, ताकि उसके सेल लेवल पर डिपेंड नहीं करता। अगर आपने कोई सेल्समैन रखा हुआ है, एक सिंपल से अगर हम एक शॉप की बात करें, एक सेल्समैन है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगी उसकी सैलरी कि एक दिन में कितनी सेल हुई है। उसकी उसकी जो सैलरी है वो एक फ़िक्स है, तो आप उसको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी देंगे। इससे बिल्कुल भी बेस नहीं करेंगे कि उसकी सेल लेवल हमारी कंपनी की हुई भी है या नहीं। उसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ लाइन मैनेजर और HR डिपार्टमेंट का क्या रोल है कंपनसेशन के अंदर। तो लाइन मैनेजर क्या करता है, फंक्शन जितने भी जॉब एवोल्यूशन के फंक्शन है वो लाइन मैनेजर ही परफॉर्म करता है। उसके बाद बेसिक कंपनसेशन पैकेजेस भी जो है वो लाइन मैनेजर ही रिकमेंड करता है कि कौन कौन से कंपनसेशन पैकेजेस मिलने चाहिए। उसके बाद जो है HRM डिपार्टमेंट का या क्या रोल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉय तक पहुंचाने का काम HR डिपार्टमेंट का होता है। तो ये सारे इनको एम्प्लॉयज़ को सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन जो लाइन मैनेजर की तरफ से होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय तक पहुंचाता है। उसके बाद है रेट ऑफ पे मॉनिटरिंग। इन जॉब एवोल्यूशन को मॉनिटर करना, सैलरी सर्वे को कंडक्ट करना, तमाम जितनी भी सैलरी के सर्वे हैं उन सब को कंडक्ट करना, ये सारी ड्यूटीज़ HRM डिपार्टमेंट की हैं। सो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि लाइन मैनेजर का क्या रोल है और HRM डिपार्टमेंट का क्या रोल है कंपनसेशन में। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए, ये इनके रोल हैं। उसके बाद एट द लास्ट हमारे पास की पॉइंट्स हैं। सो की पॉइंट्स आप बेशक रीड कर लें। की पॉइंट्स में सारी वही बातें होती हैं जो हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो हमारा लेक्चर नंबर 28 ख़त्म हो चुका है। 29 में हम बेनिफिट्स पे बात करेंगे, जितने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलते हैं उसी पे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। सो सारे लेक्चर आपस में रिलेटेड है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो आपको पहले पिछला लेक्चर लेना चाहिए, तभी आपको अगले लेक्चर की समझ आएगी। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बिलो में कमेंट